उत्तराखंड के रानीखेत में मानसून से पहले ही 1-to-1 मीटिंग के मैसेज से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट से दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा हमला बोला। मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से सचिन पायलट खेमे का सब्र। एक गाय के लिए जब एक कुआं मौत का कुआं बन गया। बच्चा पूरा करने के लिए परिवार के 15 साल के बच्चे राज पांडे का किडनैप। ममता मोदी के मुकाबले खुद को बड़ा चेहरा साबित कर महीने भर पुरानी सरकार और शुरू हो गया सबसे बड़ा सियासी बवाल। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पालतू कुत्ते को लेकर खूनी जंग छिड़ गई। मांझी बिहार में जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। बिहार के भोजपुर में एक पागल हाथी ने 5 घंटे तक मानसून से पहले हुई बारिश के चलते पहाड़ों पर राहत देने वाले मेघ जगह जगह आफत बन गए। उत्तराखंड के रानीखेत में मानसून से पहले ही बादल डराने लगे हैं। उत्तराखंड बादल फटने की वजह से कई बार बड़ी विपत्तियों से गुजर चुका है। रानीखेत में बादल तो नहीं फटे, लेकिन भारी बारिश के चलते ऐसे हालात बने कि केदारनाथ त्रासदी की यादें दिला दी। पानी का ये वैसा ही हाहाकारी रूप है जिसकी यादें भी उत्तराखंड के लोगों को दहला देती हैं। ये है रानीखेत का सोनी बिनसर, जहां इतनी ज्यादा बारिश हुई कि बादल फटने जैसे हालात नजर आए। हर तरफ उफनाता पानी, मानो ये पूरा इलाका नदी हो। जाहिर है भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। पहाड़ों से उफनता उछलता पानी जब तेजी से बिनसर के स्वर्गाश्रम महादेव मंदिर तक पहुंचा, तो मंदिर का ज्यादातर हिस्सा कुछ ही देर में डूब गया। पानी की तेज धारा के सामने मंदिर का मुख्य गेट इस तरह टूटा मानो वो कोई तिनका रहा हो। उत्तराखंड में अभी मानसून नहीं पहुंचा है। ये मानसून से पहले की बारिश है। तपती गर्मी की वजह से मानसून से पहले की बौछार का हर किसी को इंतजार रहता है, लेकिन उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जो हाहाकार मचा है वैसा तो कोई भी नहीं चाहता। उत्तराखंड में करीब 32 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है। इसी मूसलाधार बारिश का नतीजा है कि बरसाती नाले भर चुके हैं और उसका पानी खेत खलिहान ही नहीं घरों में घुसने लगा है। सोनी बिनसर के स्वर्गाश्रम महादेव मंदिर की सूरत तो ऐसी बदली मानो पूरा अहाता नदी के बीच में हो। पानी की तेज धारा के सामने मंदिर के आसपास के ज्यादातर दुकानें उजड़ चुकी हैं। हालांकि मंदिर के मुख्य भवन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। बताया गया कि एक दिन पहले सुबह करीब 11:30 बजे से जारी मूसलाधार बारिश ने यहां का ऐसा हाल किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए सरकार और प्रशासन सतर्क है। रानीखेत के डीएम ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने और बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते उत्तराखंड के कई हिस्सों में जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में मानसून से पहले भारी बारिश का जो विकराल रूप दिखा वो एक झांकी तो है ही, साथ ही प्रशासन को अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने का एक बड़ा सबक भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी की करीब 1.5 घंटे तक मुलाकातें चली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये मुलाकातें काफी अहम मानी जा रही हैं। योगी और मोदी की ये तस्वीर प्रधानमंत्री आवास पर हुई उसी बैठक की है। यूपी सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को एक बुक रिपोर्ट सौंपी। ये बुक रिपोर्ट प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान पर है। यही रिपोर्ट गृह मंत्री शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को भी सौंपी गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से योगी ने केंद्र के सामने एक रोड मैप रखा है, जिसकी सहायता से हर तबके को साधा जा सकता है। सूत्रों की माने तो इसके अलावा किसान आंदोलन, कोरोना लहर के बाद की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। 1-to-1 मीटिंग के मैसेज से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट से साफ है कि उत्तर प्रदेश में ना तो सरकार में कोई फेरबदल होने जा रहा है और ना ही संगठन में। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपनी व्यस्त दिनचर्या से मुझे समय प्रदान करने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी का कोटिशः आभार। जहां एक तरफ बैठकों के इस दौर को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि चुनावी प्रबंधन को लेकर एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के साथ हुई मीटिंग को शिष्टाचार और मार्गदर्शन करने वाली बताया था।
कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए जयपुर में धरने का तिरपाल बिछाया था, लेकिन धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ होने के बजाय उनके शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गया। धरने पर बैठे पायलट समर्थक नेताओं के हाथ में पेट्रोल डीजल सस्ता करने के बैनर पोस्टर थे, लेकिन उनकी जबान पर नारे पायलट के समर्थन में थे। पायलट गुट के कांग्रेस के नेता बार बार एक ही बात कहते रहे कि राजस्थान कांग्रेस को सचिन पायलट जैसे नेता की ज़रूरत है और कांग्रेस आलाकमान को उनकी बात सुननी चाहिए। शुक्रवार की सुबह जयपुर में पायलट अपने समर्थकों सहित धरने पर बैठ गए। धरना शुरू तो पेट्रोल और डीजल के महंगे दामों के विरोध में हुआ, लेकिन इसका असल मकसद कुछ और ही निकला। पायलट अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो नारेबाजी होने लगी। पायलट के समर्थकों ने धरने की शुरुआत में महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन ये नारेबाजी धीरे धीरे गहलोत बनाम पायलट की गुटबाजी के रंग में ढल गई। सचिन पायलट का संघर्ष इसलिए 15-20 साल लग जाए, हम कांग्रेस पार्टी में रहकर संघर्ष करते रहेंगे सचिन पायलट के लिए, और एक दिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना के ही छोड़ेंगे। समय हो गया है, उनकी मांगों को पूरा करें। प्रदेश का सारा युवा, प्रत्येक वर्ग, सभी लोग यही चाहते हैं कि सचिन पायलट जी से जो वादे किए गए वो पूरे किए जाएं। हमारी आलाकमान से यही मांग है। बीते बरस जब राजस्थान कांग्रेस का सियासी संकट गहराया था, तब पायलट और गहलोत के बीच सामंजस्य बैठाने में कांग्रेस कामयाब रही थी, लेकिन तभी एक कमेटी बनाई गई थी। पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद में 11 अगस्त को अहमद पटेल, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल को शामिल करते हुए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इस सुलह कमेटी का काम था सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की मांगों को सुनकर उसके आधार पर रिपोर्ट देना था। इस बीच में अहमद पटेल का देहांत हो चुका है। कमेटी के गठन को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट का अता पता नहीं है। तब सचिन पायलट ने कहा था कमेटी तत्काल रिपोर्ट देगी और कार्रवाई होगी। अभी तक मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से सचिन पायलट खेमे का सब्र टूटता जा रहा है। पंजाब के साथ साथ राजस्थान में गहराते सियासी संकट को कांग्रेस भी समझ रही है और कांग्रेस नेताओं की राय है कि समय रहते संकट सुलझा लिया जाए तो बेहतर, क्योंकि समस्याओं से मुंह फेरकर उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता है। इसका एक मतलब है कि पहले हम सही समय पर समस्या पहचान नहीं पा रहे हैं। दूसरा, एक जो ऑस्ट्रिच वाला एटीट्यूड था शुतुरमुर्ग का कि भाई आंख बंद करके रखो, हो सकता समस्या खुद सुलझ जाए, जो बड़ा फेमस वर्ड थे नरसिम्हा राव के, नो एक्शन इज ऑल्सो एक्शन। या तो उस पद्धति में फंस जाते हैं, या हम समझ नहीं पाते हैं, या हमारी साख कम हो गई है, और जब बिल्कुल ऐन मौके पर कहानी आती तब जाकर हम क्रियाशील होते हैं। इन दोनों राज्यों में मसले सुलझ जाएंगे। ये बात चाहते थे कि फैसला जल्दी हो, ये तो सब लोग चाहता है। हर एक छोटा से बड़ा कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहता है कि फैसला जल्दी से जल्दी हो। पायलट, सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद की तरह ही राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा माने जाते हैं। सिंधिया और प्रसाद अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सिंधिया और प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद जब पायलट से पूछा गया कि क्या वो भी कांग्रेस के साथ असहज हैं, तो उन्होंने दावा किया कि वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। मैंने भी सुना रीटा भावना जोशी ने जो कहा कि सचिन से बात करी है, हो सकता है सचिन तेंदुलकर से बात करी हो, मेरे से बात करने की हिम्मत नहीं है। पायलट का धरना स्थल पूरे दिन उनकी असंतुष्टि की ओर इशारा करता रहा। पायलट समर्थकों ने ऐलान कर दिया कि जो पायलट कहेंगे उन्हें मंजूर होगा। पायलट साहब कहते हैं कि चलना है तो फिर चलोगे या फिर क्या? अरे जहाँ पायलट साहब कहते हैं वहाँ जाएंगे, वो कहेंगे मरना है तो मर जाएंगे। पायलट के समर्थन में विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हेमाराम चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे। हेमाराम चौधरी ने गहलोत पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया था। हेमाराम राजस्थान विधानसभा के नेता विपक्ष रह चुके हैं। धरना स्थल पर पहुंचने से साफ है कि हेमाराम भी पायलट के समर्थन में हैं। पायलट साहब से मुलाकात हुई। आप अपने इस्तीफा देने पर रेडी हैं, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। कोई क्या बात कही? डांगी जी बोल दो, क्या बोला पायलट साहब से? आपने क्या अपनी बात रखी? क्या बात हुई? जो पायलट साहब ने नाराजगी अभी भी बरकरार है, आपने इस्तीफा दिया है। ये अभी इस्तीफा अध्यक्ष जी मेरे को समय देंगे, मिलूंगा, उसके बाद कुछ कहूँगा। पेट्रोल डीजल के बहाने पायलट राजस्थान की ड्राइविंग सीट पर बैठने का धरना प्रदर्शन छेड़ चुके हैं, जिसमें इशारा कर दिया गया है कि कांग्रेस आला कमान को जल्द ही गहलोत बनाम पायलट के झगड़े को सुलटाना होगा। पंजाब की तरह राजस्थान का सियासी संकट भी गहराता जा रहा है। खास बात यह है कि पंजाब का संकट सुलझाने के लिए पार्टी आलाकमान हफ्ते भर में सक्रिय हो गया था, लेकिन राजस्थान में पायलट की मांग 1 साल से अधर में अटकी हुई है। सत्ता में बेरुखी से पायलट पहले से नाराज है और अब पार्टी आलाकमान की अनदेखी से
पायलट के साथ उनके समर्थक भी खफा है। खबरें यह है कि पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को सिंधिया और जितिन प्रसाद की राह पर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। हालांकि सचिन पायलट पहले से कह चुके हैं कि वो पार्टी छोड़कर जाने वाले नहीं हैं, लेकिन संकट काल में पार्टी आलाकमान से अपनी बातें मनवाने का दांव तो पायलट चल ही सकते हैं। एक गाय के लिए जब एक कुआं मौत का कुआं बन गया तो कुछ युवकों के हौसले ने चमत्कार कर दिया। ये मामला यूपी के प्रतापगढ़ का है। जब दो गायें आपस में झगड़ रही थीं तो एक गाय का संतुलन बिगड़ा और वो 40 फीट गड्ढे कुएं में जा गिरी। उसके बाद इन युवकों ने शुरू किया ऑपरेशन जिंदगी। और ये तस्वीर उसी ऑपरेशन की है जिसे गांव के ही कुछ साहसी युवकों ने अंजाम दिया। लेकिन गाय को बचाने का काम आसान नहीं था। एक तो 40 फीट गहरा सूखा कुआं और ऊपर से बहुत ज्यादा संकरा, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। गाय को बचाने के लिए बनी रणनीति के मुताबिक गांव के दो युवक रस्सी लेकर कुएं में उतरे। इन युवकों ने गहरे कुएं में उतरने के बाद रस्सियों को अच्छी तरह बांधा। गाय को इस तरह बांधा गया कि रस्सी गाय के वजन को आसानी से उठा सके, वो भी बिना नुकसान पहुंचाए। इसके बाद दोनों युवक कुएं से बाहर आ गए। सबसे बड़ी चुनौती इस भारी भरकम गाय को रस्सियों के सहारे बिना चोट लगे बाहर निकालना था। न कोई मशीन, न कोई एक्सपर्ट, सिर्फ रस्सियों के सहारे ये युवक गाय को बाहर निकाल रहे थे। ऐसे में गाय को चोट लगने का भी अंदेशा बना हुआ था। गाय को बाहर खींचने के लिए गांव के कई लोग कुएं के पास जमा हुए। इन सबको रस्सियों से गाय को खींचने की जिम्मेदारी दी गई। इस ऑपरेशन से जुड़े सभी लोगों को बता दिया गया कि गाय को बाहर निकालने तक रस्सियां नहीं छोड़नी है। इसके बाद रस्सियों की मदद से गाय को बाहर निकालने के लिए सबने ताकत झोंक दी। गांव वालों की मदद से गाय को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। बाहर निकलने के बाद गाय लड़खड़ाती दिखी। गाय के शरीर पर कई जख्म मिले, जिसके बाद उसका इलाज कराया गया। गांव वालों ने अपनी सूझबूझ से गाय की जान तो बचा ली, लेकिन हादसे ने एक बार फिर उस मौत के कुएं की ओर लोगों का ध्यान खींचा जो लंबे समय से बेकार पड़ा है। लोगों का कहना है कि ये कुआं बेकार है, जिसके कारण कई बार पहले हादसे हो चुके हैं। प्रशासन से कई बार इसे बंद कराने की मांग की गई है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। जरूरी है कि ऐसे बेकार कुएं जो कभी भी हादसे के कुएं बन सकते हैं, उनको जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और उन्हें बंद किया जाए। महीने भर पुरानी सरकार और शुरू हो गया सबसे बड़ा सियासी बवाल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के उस बयान पर बवाल मच गया जिसमें उन्होंने बढ़ती जनसंख्या के लिए गरीबी को जिम्मेदार ठहराया और अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए परिवार नियोजन की सलाह दे डाली। बस क्या था, विपक्ष के कई दलों ने उनके इस बयान को मुद्दा बनाकर सियासी अखाड़े में छलांग लगा दी। Population policy is already in place. It will come into be effective soon, like government jobs, etc. We have already enacted a population policy in last assembly, but more particularly, we want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. यही वो बयान है जिस पर सियासी घमासान मच गया है। अपनी सरकार के 30 दिन पूरा होने के मौके पर गरीबी और आबादी के रिश्ते पर पिछली सरकार के उठाए कदमों का तो असम के मुख्यमंत्री ने जिक्र छेड़ा ही, साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए एक अपील भी कर डाली। इस अपील में उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने का आग्रह था। Population policy is already in place. It will come into be effective soon, like government jobs, etc. We have already enacted a population policy in last assembly, but more particularly, we want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. हेमंत बिस्वा शर्मा इस अपील के जरिए ये कहना चाह रहे थे कि अगर बढ़ती आबादी को काबू में कर लिया गया तो उनकी सरकार जनहित के काम को तेजी से आगे बढ़ा सकती है और कई सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकती है। আমি তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি কাম কৰিব খুজো যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হয়, যাতে আল্টিমেটলি সোশিয়াল মিনান্স, পভাৰ্টি, ল্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সবৰে ৰুটটো ক'ত আছে, সবৰ ৰুটটো ক'ত আছে ইন দ্য পপুলেশ্যন। গতিকে মই ভাবো যে অসমত বহুত সামাজিক ব্যাধি আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ
नियत जो भी हो, सलीका जैसा भी रहा हो, लेकिन सच तो यह है कि शर्मा के बयान ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। फिर क्या था, विपक्ष एक के बाद एक दनादन बयान देने लगा और हर बयान में विपक्ष ने शर्मा के बयान को उनकी खास सोच और एजेंडे से जोड़ दिया। बयान पर विरोध की पहली आवाज आई AIMIM की तरफ से। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, असम के मुख्यमंत्री ने फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू कर दी। गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को दोष देना ये हिंदुत्व है। हेमंत बिस्वा शर्मा, तथ्य कहाँ है? केंद्र सरकार ने खुद ही परिवार नियोजन का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में इसे गैर जरूरी बताया था। दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और हिमाचल में इस समय जनसंख्या बढ़ने की दर 1% से नीचे है। आपकी सरकार को गर्भपात की बर्बर प्रथा की वजह से बढ़ रहे लिंगानुपात के बारे में चिंता करनी चाहिए। यह अनुमान है कि 2036 में असम का लिंगानुपात बिगड़ जाएगा और पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। बुनियादी तौर पर लिंग विरोध वाली संस्कृति के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की एक सलाह पर ओवैसी का विरोध के बाद जवाबी नसीहत। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर सियासी तूफान इतने से थमता नहीं दिखा। एक आवाज असम से ही आई। AIUDF के नेता विधायक हाफिज रफीकुल इस्लाम ने मुख्यमंत्री को सलाह दे डाली, जिसमें तंज ज्यादा था। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अभी पॉपुलेशन के बारे में बोला है, ख़ास किसी एक कम्युनिटी के। हेमंत बिस्वा जी आसाम के चीफ मिनिस्टर है, मुझे पता नहीं कितने हैं वो लोग, 5-6 तो होंगे। अब वो 4 नंबर है या 3 नंबर है या 6 नंबर है, मुझे मालूम नहीं। तो 5 नंबर 4 नंबर वाला भी CM बन सकता है। मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी है, हम सब मिल के उस बीमारी को, उसके रीज़न क्या है कि रीज़न क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन की बढ़ोतरी ज़्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से वो हम 126 MLA से सुझाव ले सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने बच्चों को शिक्षित करने और लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने के लिए जो अपील की, उस पर विरोध की आवाज बिहार से भी आई। लालू प्रसाद की पार्टी RJD के नेता शिवानंद तिवारी ने पहले भी बढ़ती आबादी की वजह गिनाए और फिर हेमंत के बयान को सांप्रदायिक राजनीति करार दिया। लोगों को आप शिक्षित कीजिए और लोगों को थोड़ा आर्थिक रूप से उठाइए। जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी के दलदल से बाहर निकालिए। उनके यहाँ तो मनोरंजन जो है सेक्सी है। दिन भर जो खटता है, दिन भर जो मेहनत करता है, वो घर जाता है, वो दारू पीता है और सेक्स करता है। बच्चे पैदा होंगे ही ज़्यादा। लेकिन इसको कम्युनल नजरिया से देखना जो है, ये इनका स्वभाव है, इनके खून में बैठा हुआ है और इसी की राजनीति वो लोग करते हैं। मौका मिला तो कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने हेमंत सरकार पर मुसलमानों की आबादी नियंत्रित करने की कोशिश का आरोप लगा दिया। अलवी ने हेमंत के बयान को देश को तोड़ने वाला कदम बताया। पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो सबको कंट्रोल करने की बात कीजिए। इसमें भी हिंदू मुसलमान की बात आप कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने वाला कदम है। अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री के बयान पर विपक्ष के तेवर देख बीजेपी ने भी हमलावर रुख अख्तियार कर लिया। मोर्चा गिरिराज सिंह ने संभाला, जो लंबे समय से ऐसी ही मांग करते रहे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निशाने पर ओवैसी थे। उन्होंने ट्वीट किया, अगर चीन ने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया होता तो आज उसकी स्थिति किसी दूसरे दर्जे के देश से ज्यादा नहीं होती। भारत की समस्या को समझने की जरूरत है और जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। ओवैसी को सिर्फ वोट से मतलब है, देश से नहीं। ये भी जिन्ना की तरह देश तोड़ना और शासन करना चाहते हैं। बढ़ती आबादी देश की बड़ी समस्या है, लेकिन जब भी इस पर चर्चा शुरू होती है, सियासी बवाल खड़ा हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को भी विपक्ष ने उनकी गलत नीयत से जोड़ दिया। बढ़ती आबादी के लिए कोई खास वर्ग या समुदाय जिम्मेदार है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है। ये सही है या गलत है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन बढ़ती आबादी की समस्या से हम मुंह ही मोड़ लें, ये भी ठीक नहीं है। अगर बढ़ती आबादी देश हित में नहीं है तो उस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के बाद एक बार फिर आबादी को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। मुंबई में आज एक ऐसी राजनीतिक घटना घटी जिसके गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने मुंबई स्थित शरद पवार से उनके घर पर मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को अनौपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन हाल के समय जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, 2024 में मोदी के खिलाफ इसे तैयारियों के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है। शरद पवार के घर पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जैसे ही कदम रखा, इस बात की अटकलें तेज हो गईं कि चुनाव अभी दूर दूर तक नहीं है।
तो फिर प्रशांत किशोर किस मकसद से पवार के घर पहुंचे हैं? 3 घंटे तक चली इस अनौपचारिक मुलाकात को लेकर जानकारों का कहना है कि ये 2024 की तैयारियों से जुड़ी मुलाकात है। इस मीटिंग में शरद पवार और प्रशांत किशोर के साथ साथ सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और रोहित पवार तक मौजूद थे। इस मीटिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में एनडीए के सामने विपक्ष का कौन बड़ा चेहरा होगा। इसके सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। बंगाल में तीसरी जीत के साथ टीएमसी उत्साह में है। अब ममता को विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ममता के लिए विपक्ष के समर्थन की संभावनाएं तलाशने में जुटे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं का कहना है कि हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है और ये मुलाकात कोई मायने नहीं रखती। कदाचित ती माहिती समजून घेण्यासाठी, त्याचा सर्वे करण्यासाठी अनेक राजकीय नेते त्यांच्या संपर्कात असतात, राजकीय पक्ष संपर्कात असतात। त्या संदर्भात अशी बैठक जर होत असते त्याच्यामध्ये काय आपल्याला त्यात लक्ष घालण्याची गरज नाही। पंढरपुर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में कैसी जीती, ये शरद पवार जानना चाहते होंगे और खुद के बलबूते पर जीवन में कभी 70 विधायक चुन के वो नहीं ला सके, ना 10 सांसद ला सके, वो लाने के लिए क्या करना है, इसकी शायद वो ज्ञान उनसे प्राप्त करेंगे। दोनों की मुलाकात के बारे में महाराष्ट्र के नेता जो कहें, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि ममता बनर्जी अब महत्वाकांक्षा की एक और सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि बंगाल में मोदी का मुकाबला करने के बाद अगर विपक्ष का पूरा समर्थन उन्हें मिल जाए तो पीएम की कुर्सी का दांव भी खेला जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अभूतपूर्व लहर के बाद भी ममता सत्ता वापसी में कामयाब रही। इस जीत के बाद ममता मोदी के मुकाबले खुद को बड़ा चेहरा साबित करने में जुटी हुई हैं। प्रशांत किशोर ममता के चुनावी रणनीतिकार भले ही नहीं रहे हों, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ममता का दूत बनकर प्रशांत किशोर ने शरद पवार से मुलाकात की और मराठा क्षत्रप के मन को टटोल कर ये जानने की कोशिश की कि ममता के नाम पर वो तैयार हैं या नहीं। नागपुर में अपहरण करने के बाद हत्याकांड का एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। अक्सर किसी बच्चे के किडनैप करने के बाद फिरौती मांगी जाती है, लेकिन नागपुर के किडनैपर ने बच्चे की रिहाई पर उसके परिवार के एक सदस्य का कटा हुआ सिर मांगा। जितनी हैरान करने वाली ये फिरौती की मांग है, उतना ही हत्याकांड के पीछे का मकसद भी चौंकाने वाला है। पुलिस की गिरफ्त में चलते इस आरोपी का नाम है सूरज साहू। इस पर आरोप है कि नागपुर के राज पांडे नाम के 15 साल के बच्चे को इसने बेरहमी से सुनसान इलाके में मार डाला। यहाँ पे आने ही नहीं दिए ना, बस उन्होंने हमको रोड पे ही रखा, बस एम्बुलेंस में उनको डाला है, उसके बाद में निकल लेके चले गए। डेड बॉडी थी यहाँ पे, डेड बॉडी उठा के निकलेंगे सीधे लेके चले गए। आखिर क्यों कोई एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मारेगा? आखिर क्यों कोई हैरान करने वाली इस तरह की फिरौती मांगेगा? सवाल यही है कि आखिर इस आरोपी का ऐसी फिरौती मांगने के पीछे मकसद क्या था? हत्या के आरोपी का दावा है कि जिस बच्चे की हत्या की गई उसके परिवार के एक शख्स ने आरोपी की मां के साथ बदसलूकी की थी। आरोपी ने बच्चे के चाचा पर अपनी मां से बदसलूकी का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि बदला लेने के मकसद से बच्चे का अपहरण किया गया था, इसीलिए फिरौती में चाचा का सिर मांगा गया था, लेकिन चाचा का सिर नहीं मिलने पर बच्चे की हत्या कर दी। आरोपी अपना बदला पूरा करने के लिए परिवार के 15 साल के बच्चे राज पांडे का किडनैप कर लेता है। आरोपी सूरज बच्चे को पहला फुसला कर एक सुनसान जगह पर भी ले जाता है और फिरौती के नाम पर बच्चे के चाचा का सर मांगता है। मांग पूरी न होने के बाद आरोपी बच्चे की हत्या कर देता है और नागपुर के हरकुड़ेश्वर इलाके में शव को फेंक देता है। पुलिस ने आरोपी को घटना के कुछ घंटे बाद ही दबोच लिया। फिरौती की सूचना पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को नागपुर के सोने गांव से गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन अपहरण करने के बाद फिरौती के तौर पर एक जिंदा आदमी के सर मांगने से इस कांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बिहार के भोजपुर में एक पागल हाथी ने 5 घंटे तक जबरदस्त उत्पात मचाया। बताया गया कि इस बेकाबू हाथी ने 3 गांवों में ऐसा उत्पात मचाया कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। खेत खलिहान और पेड़ों को रौंदने के बाद इस हाथी का गुस्सा लोगों पर उतरने लगा और इस बीच इसने कई लोगों को रौंद भी डाला। गांव के बाहर खेत में इधर उधर दौड़ता हाथी और उसे काबू में करने की कोशिश करते गाँव वाले, लेकिन उपद्रव मचाने पर आमादा गजराज मानने वाले नहीं थे। हाथी जब गांव वालों के पीछे पड़ा तो गांव वाले उसे घेरने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी के पीछे दौड़ रहा हाथी अचानक पीछे मुड़ा तो हाथी का पीछा करने वाले एक बुजुर्ग घबरा गए और हड़बड़ाहट में जमीन पर गिर पड़े।
जैसे ही हाथी के पहुंच में वो आए, हाथी ने उन्हें सूंड से दबोच लिया और उसके बाद हाथी कभी सूंड की मदद से बुजुर्ग को उछालता दिखा तो कभी उन्हें पैरों से रौंदता। इस दौरान मौके पर चीख पुकार मच गई। जा 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 ले गई, जा 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 ले गई, जा जा भाग मर दे, भाग मर दे। इसके बाद तो हाथी ने बुजुर्ग को आगे घसीट कर पैरों से रौंदना शुरू कर दिया। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के नजर आए। हर कोई खौफ में दिखा। कुछ लोग हाथी के चंगुल में फंसे बुजुर्ग को बचाने के लिए उसे भाला मारने की सलाह देते सुनाई पड़े। भागो भागो, जा 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 ले गई, जा 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 ले गई, जा मार दे, अरे मर दे, मारो। पागल हाथी के इस रूप को देखकर उसे काबू में करने गए लोगों के बीच भी भगदड़ मच गई। बताया गया कि एक गांव में जब ये हाथी पेड़ों को उखाड़ने लगा, चूंकि नुकसान को रोकने के लिए हाथी को काबू में करना जरूरी था, इसलिए गांव वाले प्रशासन को खबर करने के साथ ही उसकी घेरेबंदी में जुट गए। लेकिन हाथी के चंगुल में फंसे आदमी को बचाने की नई चुनौती सामने आ गई। गांव वालों ने शोर मचाकर हाथी का ध्यान जब दूसरी तरफ खींचा, तब जाकर हाथी ने बुजुर्ग को छोड़ा। लहूलुहान बुजुर्ग को फौरन कुछ गांव वाले वहां से ले जाते दिखे। बुजुर्ग को इलाज के लिए पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर गांव वाले प्रशासन के रुख पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बताया गया कि गांव वालों ने वक्त रहते हाथी के उत्पात की जानकारी प्रशासन को दे दी थी, लेकिन प्रशासन समय रहते जब मदद के लिए नहीं पहुंचा तो गांव वालों ने अपने से हाथी पकड़ने के विशेषज्ञों को बुलाया और उसके बाद गांव वालों की मदद से हाथी को रस्सियों से बांधा गया। जब हाथी पकड़ा गया तो उसके बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली।